हाँ, तो हम लोग अब क्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को जान रहे थे, तो आगे हम लेट्स बी कंटिन्यू। तो हमने यहाँ तक प्रेरक तक जान लिया था, हम सतह क्षेत्रफल पर थे। तो सतह क्षेत्रफल को मैं तब डिस्कस करूँगा जब मैं संघर्ष सिद्धांत को पढ़ाऊँगा। ओके, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, जो कि हमारा 5th पॉइंट होता है। वो होता है माध्यम की प्रकृति। माध्यम अर्थात जो हम रिएक्शन करा रहे हैं, जो भी हमारी अभिक्रिया चल रही है, वो किस माध्यम में हो रही है। जो हमारा वो वैक्यूम में हो रहा है, वो हमारा एयर में हो रहा है, वो हमारा वाटर में हो रहा है, या हमारा किस मीडियम के थ्रू जो हमारा रिएक्शन है वो प्रोसीड हो रहा है, किस मीडियम में हमारा रिएक्शन हो रहा है। हम उसके प्रेजेंस और नॉन प्रेजेंस के बारे में जानेंगे कि वो किस प्रकार से हमारी रिएक्शन को इफेक्ट करता है। तो अगर हम कोई आयोनिक रिएक्शन ले लें, तो आयोनिक रिएक्शंस को हम अधिकतर क्या करते हैं, उसको किसी भी हम बहुत ही अधिकतम परावैद्युत वाले विलयन में उस रिएक्शन को हम प्रोसीड कराते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है क्योंकि जब हम आयनिक कंपाउंड को, आयनिक यौगिकों को अधिकतम परावैद्युत वाले विलयनों में जब उनको घोल देते हैं, तब उनके बीच का जो आयोनिक बल होता है, जो आयोनिक बॉन्ड होता है, वो वीक हो जाता है, और इस कारण से जो हमारा रिएक्शन होता है वो आगे की ओर प्रोसीड हो जाता है। ये चीजें आप फिजिक्स में भी समझेंगे कि जो फोर्स होता है दो आयनों के बीच में होता है, वो F = 1/4 पाई K∪0 into Q1 Q2/R²। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो K वेग स्थिरांक नहीं है, बल्कि ये परावैद्युतांक होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी भी मीडियम का। जो कि जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो लगभग होता है 82 होता है, जो कि ये हमारा वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। मतलब जैसे अभी हम NaCl की बात करते हैं, अगर हमारा जो NaCl है, अगर इस NaCl को अगर हमने एयर में रखा हुआ है, तब उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, एयर का जो के क्या होता है, 1 होता है, यानी जो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 1 होता है, बट जो वाटर क्या होता है 82 होता है। मतलब अगर NaCl एयर में रखा है तो उसके बीच में फोर्स क्या लग रहा है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। बट अगर हम इसी NaCl को वाटर में डिसॉल्व करा देंगे तो वहां पर जो फोर्स होता है वो हमारा 82 गुना कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर K की जगह पे क्या आने लगेगा, हमारा 82 आने लगेगा, और हमारा जो फोर्स बन के आएगा 1/82 into 1/4πε0 into Q1 Q2/R² हो जाएगा। क्या हुआ यहाँ पर, हमारा फोर्स वेट कितना ज्यादा कम हो गया। तो इस फोर्स के कम होने से जो सोडियम और क्लोरीन के बीच जो आयनिक बॉन्ड बना हुआ वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, और हमें जो भी रिएक्शन प्रोसीड कराना होता है उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने में हमें हेल्प मिल जाती है। ओके, और इसको हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। तो हम पहले इसको साफ करते हैं। हाँ, तो हम लोग माध्यम की प्रकृति का एग्जाम्पल देख रहे थे, तो ऐसा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। AgNO3 प्लस NaCl। यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा AgCl, जो कि हमारा PBT होगा, और बन के आएगा, और जो हमारा सोल्यूशन में रह जाएगा वो होगा NaNO3 होगा। ठीक, ये हमारा एक्वस में होगा। ये हमारा रिएक्शन हुआ कैसे, ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हुआ कि AgNO3 को हमने वाटर में डाला और सोडियम क्लोराइड को भी वाटर में डाला,
तो जब हमने AgNO3 को वाटर में डाला तो इसकी जो आयनिक बॉन्डिंग है AgNO3 के बीच जो आयनिक बंध बना हुआ है, इस बंध को जो इनके बीच में आयनिक बंध बना हुआ है, ये बंध वायु से जल में जाने पर, जो माध्यम चेंज होने पर इनके बीच में जो फोर्स था वो बहुत ही कम हो गया, और इस फोर्स के कम होने के कारण ये Ag प्लस के रूप में अलग हो गया और NO3 माइनस के रूप में अलग हो गया। ऐसे ही ये भी Na प्लस के रूप में अलग हो गया और Cl माइनस के रूप में अलग हो गया। अब Ag प्लस भी सोल्यूशन में घूम रहा है और Cl माइनस भी घूम रहा है, तो AgCl क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, अवक्षेप होता है। जब ये AgCl से टकराया तो ये बन गया AgCl जो कि प्रेसिपिटेट है, तो ये नीचे बैठ गया। तो जितने Ag मॉलिक्यूल थे वो Cl से टकराते गए और AgCl बनता गया। बाद में मेरा क्या बचा, सोडियम नाइट्रेट बचा। ओके, तो अब हम आगे इसकी जो डिपेंडेंसी होती है अभिक्रिया के वेग की, वो विकिरण पे देखेंगे हम कि ये विकिरण पे किस प्रकार से निर्भर करता है, या हम कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट पर। यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति किसी भी अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो इसको देखने के लिए हम ये जानेंगे कि जो विकिरण होता है, जब सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही इजीली प्रोसीड करते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जो CH4 प्लस Cl2, यानी हमने मीथेन लिया और साथ में क्लोरीन गैस ली, साथ में इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे ही कुछ रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर जो इसकी यील्ड होती है, मतलब जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट नहीं बनता है, या कह सकते हैं बहुत ही कम बनता है प्रोडक्ट। बट जब हम इसको सूर्य के प्रेजेंस में लेके आते हैं, मतलब जब ये रिएक्शन हम सूर्य की प्रेजेंस में कराते हैं या विकिरण इस पर डालते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट जो हमें प्राप्त होता है वो HCl प्लस CH3 Cl मिलता है। इसका और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, H2 प्लस Cl2। जो हमारा H2 प्लस Cl2 होगा वो ऐसे तो कोई प्रोडक्ट नहीं देता है, मतलब अगर सिंपली हमने हाइड्रोजन गैस को लिया और क्लोरीन गैस को लिया, साथ में इसको एक बर्तन में बंद किया, तो जो हमारा प्रोडक्ट बन के आता है, प्रोडक्ट हमारा बहुत ही कम बन के आता है, बहुत ही जो इसकी यील्ड होती है इस रिएक्शन की वो बहुत ही कम होती है। बट अगर आप इसी पर सूर्य का प्रकाश डाल दें तो क्या होता है, हमारा जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनता है। तो यहाँ से हम विकिरण के प्रभाव को जान लिए कि विकिरण क्या होता है, कि विकिरण कुछ रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट बढ़ा देता है मतलब क्या होता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। जब अभिक्रिया कभी बढ़ेगा तभी हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा। तो सिंपली भाषा में क्या कह सकते हैं, जो विकिरण होता है वो हमारे अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि आणविकता या फिर जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो क्या होती है। तो आणविकता बहुत ही सिंपल सा एक टर्म होता है। अगर हम आणविकता को जानने की कोशिश करें तो हम आणविकता की डिफिनेशन पहले जान लेते हैं। आणविकता जो होती है वो किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की कुल संख्या जो होती है वो आणविकता को व्यक्त करती है। ओके, जैसे एज एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। NH4NO2 हमने लिया, ये जाएगा किसमें, N2 प्लस H2O में जाएगा, यहाँ पर 2 रहेगा, N2 प्लस 2 H2O में जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो NH4NO2 है वो हीट करने पर N2 प्लस 2 H2O में चेंज हो रहा है, और इसमें जो अभिकारक है वो हमारा ये है,
और जो हमारे अभिकारक अणुओं की कुल संख्या है वो क्या है, 1 है। किसी प्राथमिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, हमारी आणविकता। मतलब ये जो हमारा ये रिएक्शन है ये एका अणुक अपक्रिया है। कौन सी क्रिया है, एका अणुक अपक्रिया है। इसी प्रकार से द्विअणुक अपक्रिया भी हो सकती है। द्विअणुक अपक्रिया कैसे हो सकती है, जैसे मान लो हमने H2 लिया प्लस Cl2 लिया, ये किस में जा रहा है, 2HCl में, इन प्रेजेंस ऑफ Hb, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है ये रिएक्शन। तो इस प्राथमिक अपक्रिया में जो अभिकारक अणुओं की कुल संख्या है वो क्या है, 1 + 1 क्या है, 2 है, जो कि हमारा क्या है, द्विअणुक अपक्रिया है। और जैसे मैं यहां पर ले ले ये हमारी कौन सी अपक्रिया है, ये भी एक प्राथमिक अपक्रिया है। और इस प्राथमिक अपक्रिया में 2 अणु हाइड्रोजन के और 1 अणु ऑक्सीजन का मिला के क्या बन रहा है, हमारा 2 मोल हमारे जल के बन रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी अपक्रिया है, त्रिअणुक अपक्रिया है। ओके। और हाँ, हम एक बात का बहुत ही विशेष ध्यान देंगे जो कि हम निकालने में बहुत ही सिंपल से मिस्टेक करते हैं कि हम जो भी रिएक्शन लेंगे वो पहली बात तो बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए, कि जो भी हम रिएक्शन ले रहे हैं आणविकता को निकालने के लिए वो बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा लिखा हुआ है H2 + O2 gives H2O, तो ये रिएक्शन हमारा क्या है, ये रिएक्शन हमारा बैलेंस रिएक्शन नहीं है। ओके। और इस रिएक्शन को मान लो हम बैलेंस भी करते हैं तो H2 प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाफ O2 gives H2O। पहली बात तो हम ये देख लीजिए, ये वाला रिएक्शन बैलेंस क्यों नहीं है। ये वाला रिएक्शन इसलिए नहीं बैलेंस है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन यहाँ पर इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन मेरा क्या है, 1 ही है। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं, इधर भी ऑक्सीजन 1 ही है और इधर भी ऑक्सीजन 1 ही है। बट फिर भी अगर हम इस रिएक्शन से इसकी आणविकता निकालेंगे तो इस रिएक्शन के साथ जो इसकी आणविकता आएगी 1 + 1/2, जो कि क्या होगा, 3/2 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि आणविकता कभी भी भिन्नात्मक नहीं होती है। आणविकता सदैव पूर्णांक होगी 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से होती है आणविकता। लेकिन इस रिएक्शन में आणविकता क्या देख रहे हैं, 1 + 1/2 3/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रिएक्शन आएगा वो 2H2O2 + gives out 2H2O आ जाएगा। इस केस में क्या है, इसकी आणविकता 2 + 1 3 आ रही है। तो कोई भी रिएक्शन लिखा है, अगर उस केस में उसकी जो आणविकता है निकालने पर भिन्नात्मक आ रही है, मतलब भिन्न में आ रही है, कुछ इस प्रकार से पॉइंट्स में आ रही है, 3/2 जो कि 1.5 के इक्वल है, अगर कुछ इस प्रकार से आ रही है तो उस रिएक्शन को आपको एक बार दूसरी तरीके से लिख के ट्राई करना होगा। ओके। जैसे H2 + हाफ O2 gives out H2O, तो इसको हमने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2H2 + O2 gives 2H2O। इस केस में क्या हुआ, जिसकी आणविकता आ गई 2 + 1 = 3 आ गई, जो कि एक त्रिअणुक अपक्रिया है। और एक बात का जरूर ध्यान दें कि किसी भी रिएक्शन की जो आणविकता होती है वो नियत होती है, ऐसा नहीं कि बदल रही है। जैसे 2H2 + O2 gives 2H2O की जो आणविकता है वो 3 ही होगी, 3/2 नहीं हो जाएगी। ओके। हम एक बहुत ही सिंपल सा, इसलिए मैं बार बार क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्राथमिक अपक्रिया। प्राथमिक और संतुलित अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की जो कुल संख्या होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, आणविकता कहलाएगी, जो कि बहुत ही छोटा सा टर्म था क्योंकि हमने जान लिया कि आणविकता क्या होती है। अब इसके आगे हम क्या जानेंगे कि कोटि क्या होती है। ओके। तो हम लोग यहाँ पर कोटि को जानने चल रहे थे, कोटि क्या होता है। तो कोटि साधारण सी भाषा में जो हम जानेंगे, कोटि अभिकारक अणुओं या परमाणुओं या आयनों की वह संख्या होती है जिन अभिकारक अणुओं, परमाणु या आयनों की सांद्रता पर हमारा अपक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो डेफिनेशन से
पहली बात तो आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि मैं क्या रहा हूँ कि जो हमारी अभिक्रिया की कोटि होती है वो अभिकारक अणुओं या परमाणु या फिर आयनों की वह संख्या होती है जिनकी सांद्रता पर अपक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी अपक्रिया में जो सबसे स्लो स्टेप होता है, जो अपक्रिया के जिस स्टेप का जो वेग होता है सबसे न्यूनतम होता है, उसी वेग पर अपक्रिया की कोटि निर्भर करेगी। क्यों? क्योंकि अपक्रिया के उस स्टेप को अगर हम आगे प्रोसीड करा ले गए तो बाकी सब स्टेप अपने आप ही प्रोसीड हो जाएंगे, क्योंकि उस स्टेप का जो हमारा रेट है वो सबसे कम है। तो अगर हम उस स्टेप को प्रोसीड करा ले जाएंगे तो और सारे स्टेप तो प्रोसीड ही हो जाएंगे और सारे स्टेप तो अपने आप ही हो जाएंगे। तो अपक्रिया के सबसे स्लो स्टेप में अपक्रिया के सबसे जो धीमा वाला स्टेप होगा, जैसे कोई भी अपक्रिया होगी तो कई स्टेप्स में होती है। पहले इसने इस पर अटैक किया, इधर इसका न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, फिर मतलब उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। तो उस स्टेप्स में जो सबसे स्लो स्टेप होगा, उस स्लो स्टेप में जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट यानी अभिकारक अणुओं की जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो हमारा कोटि व्यक्त करेगा। ठीक, तो इसको हम ये जानेंगे कैसे कि इस स्टेप की ये हमारा स्लो स्टेप है और इस स्लो स्टेप में हमारे इतने नंबर ऑफ रिएक्टेंट, इतने नंबर ऑफ मतलब ये अभिकारक के परमाणुओं की ये संख्या इसमें भाग ले रही है। कैसे जानेंगे? तो ये एक पूरा प्रयोगात्मक मान है। पूरा हम प्रयोगों के आधार पर जानते हैं कि इसमें ये स्टेप जो होता है बहुत ही स्लो होता है। अब ये स्टेप स्लो है, ये पता चल गया। तो अब इसमें जो अभिकारक अणु है या परमाणु है उनकी कितनी संख्या जो है भाग ले रही है। इसमें जो रिएक्टेंट होता है वो सिर्फ HCHO होता है। तो कुल मिलाकर 1+1 हम जो अप्रत्यक्ष रूप से कहेंगे वो क्या समझ नहीं पाएंगे लोग। तो चलिए हम लोगों ने जान लिया कि कोटि क्या होती है। अब हम लोग ये जानेंगे कि शून्य कोटि अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण और प्रथम कोटि अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ओके, तो चलिए तो पहले हम शून्य कोटि अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण जानते हैं। Zero order reaction and first order reaction we will know here. So we are going to proceed with zero order reaction first. तो as we know that जो हमारा वेग नियम होता है dr/dt k into concentration of e की पावर m। ठीक, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। देखो अब आपको ये बातें समझ में भी आ रही होंगी कि जो यन होता है वो हमारा कोटि होता है। मैंने भी आपको बताया भी क्या कोटि की परिभाषा में। कोटि की परिभाषा ये बताई, अभिकारक अणुओं या परमाणुओं या आयनों की वह संख्या जिनकी सांद्रता पर जो हमारा अपक्रिया का वेग होता है निर्भर करता है। तो यहाँ से हम देख भी रहे हैं कि जो अपक्रिया का वेग है वो अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। और यन जो है वो कोटि है। जैसे मान लो कोई प्रथम कोटि की अपक्रिया है तो वहां पर जो वेग होगा वो सिर्फ अभिकारक अणु की सांद्रता के समानुपाती होगा। लेकिन अभी n=2 हो गया यानी हमारा द्वितीय कोटि की अपक्रिया है, तो वहां पर जो अपक्रिया का वेग होगा वो अभिकारक अणु की सांद्रता के द्विघात के समानुपाती होगा। इससे हमें समझ में भी आ रहा है कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता पर अपक्रिया का वेग निर्भर करता है। ठीक, जैसे मान लो हमारा शून्य कोटि की अपक्रिया है तो शून्य कोटि की अपक्रिया के केस में जो n होगा वो हमारा क्या होगा? 0 होगा। ठीक, तो जैसे मान लो रिएक्शन पहले मानते हैं A से B में जा रहा है। A से B में t=0 पे क्या था? ये C था। C0 पे चलते हैं।
t इक्वल टू 0 पर ये C0 था, अब t इक्वल टू T1 पर C0 माइनस C हो गया, और ये t इक्वल टू 0 पे ये 0 था और ये C0 था, t इक्वल टू T1 पर ये C0 माइनस C हो गया, ये C बन गया। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर जो सोनी कोटि की क्रिया है dr/dt इंटू k इंटू ए की पावर n होगा। हम यहाँ पर n की जगह पे 0 रखेंगे तो किसी भी चीज की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। ओके, dr/dt इक्वल टू सॉरी तो dr इज इक्वल टू हो जाएगा kdt हो जाएगा। अब dr इज इक्वल टू kdt हो गया, तो अब हम इसका यहाँ पर करेंगे समाकलन करेंगे। ओके, तो समाकलन हो सकता है अभी आप लोगों ने ना पढ़ा हो, जब आप लोग पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि समाकलन कैसे हुआ है। ठीक, dr/dt, तो जब टाइम 0 था तब ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, C0 था। जब टाइम इज इक्वल टू t हो गया, t मान के चलते हैं यहाँ पर, जब टाइम t हो गया तो जो ए का कॉन्सेंट्रेशन था वो क्या हो गया, t इज इक्वल टू C0 माइनस C हो गया। तो जो dr का जो समाकलन होकर आएगा वो होकर आएगा अब यहाँ पर हम इसकी लिमिट्स रखेंगे, तो जब इसकी लिमिट्स रखेंगे यहाँ तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग करते हैं, C0 माइनस C माइनस C0 इक्वल टू k t माइनस 0। हाँ, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एक गलती की है, हम इसको रिएक्टेंट के जब पदों में लिख रहे हैं तो जैसे कि जान रहे हैं जो ए का कॉन्सेंट्रेशन लगातार घटता जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एक माइनस साइन का प्रयोग करेंगे, तो माइनस dr/dt होगा यहाँ पर, और जब यहाँ पर माइनस dr/dt यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो इसको सॉल्व करके हमारा क्या आएगा, C0 से C0 तो कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, C बराबर क्या आ गया हमारा, kT आ गया, यानी टाइम और कॉन्सेंट्रेशन, टाइम के साथ साथ जो हमारा ए का जो भी कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है इन प्रोडक्ट, वो हमारा टाइम की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब यहाँ से हम इसकी हाफ लाइफ के बारे में जानेंगे, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे आएंगे और उसकी हाफ लाइफ के बारे में भी जानेंगे हम। तो हमारा यहाँ पर जो शून्य कोटि अपक्रिया का जो समीकरण निकल के आया है वो हमारा निकल के आया है C इज इक्वल टू KT, जो कि हमारा जो C है वो किसी भी समय पर B का, B मतलब क्या, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी सांद्रता है, K जो हमारा होता है वो वेग स्थिरांक है, T जो होता है वो टाइम होता है। अब हम जानते हैं हाफ लाइफ क्या होती है। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है, अगर हमने जो रिएक्टेंट लिया है वो C0 लिया है तो रिएक्टेंट के आधा खत्म होने में कितना समय लगेगा, मतलब रिएक्टेंट के C0 से C0/2 होने में, रिएक्टेंट के C0 से C0/2 होने में हमें कितना टाइम वो रिएक्शन लेगा। तो रिएक्टेंट के C0 से C0/2 होने के लिए जो हमारा C होना चाहिए
वो C0/2 होना चाहिए। अब हम C = C0/2 रखेंगे तो किसी जो हमारा T हाफ लाइफ को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं T हाफ, पर ये क्या हो जाएगा C0/2 और बन के क्या आएगा C0/2। ओके, तो यहाँ पर हम C की जगह पे क्या रखेंगे C0/2 रखेंगे। C0/2 = K, हम हाफ लाइफ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं T हाफ, तो जो हमारा T हाफ आएगा वो आएगा C0/2 पे आएगा। ओके, यहां से देख रहे हैं हम इस जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जो रिएक्टेंट का प्रारंभिक कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया हुआ है उस सांद्रता पर उस अभिक्रिया की हाफ लाइफ डिपेंड करती है। जैसे कि मान लेते हैं, मान लो कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हम प्रोसीड कर रहे हैं उसको ऐसे, मान लो C0 हुआ, अब T हाफ हो गया। T हाफ में क्या होगा, जो रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो C0 से घट के क्या हो जाएगा C0/2 हो गया। अब हम अगर इसकी फर्दर हाफ लाइफ देखेंगे, फर्दर हाफ लाइफ देखने का मतलब जैसे जब हमारी जो A की जो प्रारंभिक सांद्रता थी C0 से C0/2 हुई, उस केस में तो हमारा क्या था, जो हमारा हाफ लाइफ थी वो T हाफ थी। बट अब अगर हम रिएक्शन इसके आगे प्रोसीड कराते हैं तो अब हम यहाँ से इसको एक नए रिएक्शन की तरह देखेंगे कि अब हमारी A की सांद्रता C0/2 है, हम इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करा रहे हैं, तो अब इसकी हाफ लाइफ क्या होगी। तो हम जैसे कि देख रहे हैं जो हमारा हाफ लाइफ होता है वो प्रारंभिक सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, C0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि जो भी हमारा ये T हाफ होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता की ये प्रोपोर्शनल होता है। तो इस केस में तो देखो, अगर इस केस में जब हमारा प्रारंभिक सांद्रता C0 था तब हमारा हाफ लाइफ T हाफ था। अब देखो, अब हम जब इसके यहां से अगर हम रिएक्शन देख रहे हैं, मान लो हम इतना भूल गए, अब हम यहां से जब हम रिएक्शन देख रहे हैं तो यहां से जो एक की जो सांद्रता है C0/2 है, C0/2, तो यहां से जो हमारा T डैश हाफ निकल के आएगा। पहले तुम्हारा C0/2 के था, लेकिन अब इसके आगे के लिए क्या होगा, हम C0 की जगह पे क्या रखेंगे C0/2 रखेंगे, जो कि हमारा आएगा C0/4 की, जो कि क्या हो गया हमारा प्रारंभिक हाफ लाइफ का आधा हो गया। मतलब क्या होगा ये हमारा T हाफ अपॉन 2 होगा, ये आधा होकर क्या बनाएगा C0/4 बनाएगा। ओके, अब इसका हम टोटल कंप्लीशन टाइम देखते हैं। कंप्लीशन टाइम देखने का मतलब क्या हो गया, कंप्लीशन टाइम, इस रिएक्शन का कंप्लीशन टाइम का मतलब हो गया जब A जो हो वो पूरा खत्म हो जाए, A पूरा खत्म हो जाए। इसका मतलब क्या है कि जो C हो वो C0 के इक्वल हो जाए। अब हम C = C0 रखेंगे, यहाँ पर C = C0 रख दिया, ये KT आ गया, मतलब हमारा T बराबर क्या आ गया K/C0 आ गया। मतलब कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में इतना टाइम लगेगा, A को पूरा खत्म होने में K/C0 लगेगा। ओह सॉरी गलत हो गया, गलत हो गया। जो A को पूरा, यहाँ से हमने इसको सॉल्व करने में गलती कर दी है, इसको फिर से यहाँ पर देखते हैं। इसको यहाँ पर देखेंगे तो T बराबर क्या आएगा C0/K आएगा। हमने यहाँ पर उसको उल्टा लिख दिया था, ठीक। मतलब इस रिएक्शन को पूरा कंप्लीट होने में इतना टाइम लगेगा और इस रिएक्शन की हाफ लाइफ होगी इतना C0/2 की होगा। हम इस पे ग्राफ्स भी देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे और संघट्ट सिद्धांत देखेंगे। उसके बाद हम
जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ पे आएंगे। ओके, हाँ तो अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर भी आ रहे थे। कोड की क्रिया मान लो ए से बी में मानी हुई है, तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पर मान लिया हमने जो ए की प्रारंभिक सांद्रता थी वो ए थी और बी की प्रारंभिक सांद्रता जीरो थी। टाइम टी इक्वल टू टी पर वो सांद्रता घटकर ए माइनस एक्स रहेगी और इसकी बी की एक्स हो गई। तो यहाँ पर हमने डी एक्स बाई डी टी लिया, जो डी एक्स बाई डी टी है जो कि वो प्रोडक्ट का रेट है और प्रोडक्ट जो होता है टाइम चार्ज बढ़ता है, इसलिए हमने यहाँ पर कोई माइनस साइन का यूज नहीं किया है। जबकि हमने जो जीरो कोड की क्रिया ली थी वो हमने ए के पदों में ली थी, रिएक्टेंट के पदों में ली थी, इसलिए हमने वहाँ पर एक माइनस साइन के साथ में उसको यूज किया था। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। ठीक, तो किसी टाइम टी पर जो ए की सांद्रता है वो क्या है, ए माइनस एक्स है। डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। अब इसका हम समाकलन करेंगे। जब इसका समाकलन करेंगे टाइम टी इक्वल टू जीरो पर जो बी की सांद्रता है वो क्या है, जीरो है। टाइम टी इक्वल टू टी पर जो बी की सांद्रता है वो एक्स है। ठीक, अब हम जब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पे आएगा माइनस ऑफ एल एन ए माइनस एक्स। लिमिट लेंगे हम जीरो से एक्स इज इक्वल टू इधर के टी टी का आएगा टी, इस पर लिमिट लेंगे हम जीरो से टी का माइनस ऑफ एल एन ए माइनस एक्स। हम चाहे तो माइनस बाहर कर दें या माइनस बाद, चलिए माइनस हम बाहर नहीं करते, साथ ही लेके चलते हैं। यहाँ पर एल एन हम एक्स के यहाँ पे एक्स रखेंगे तो माइनस ऑफ एल एन ऑफ ए माइनस एक्स। अब माइनस फिर एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो आएगा माइनस ऑफ एल एन ए बराबर के टी। अब ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो आएगा एल एन ए माइनस, लिखते हैं हम एल एन ए माइनस एल एन ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया के टी। एल एन ए जैसे कि जानते हैं हम लॉग ए माइनस लॉग बी जो होता है लॉग ए अपॉन बी होता है, तो वैसे ही यहाँ पर आ गया एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, जो कि हमारा प्रथम कोटि क्रिया का समाकलित वेग समाकलित समीकरण है। ठीक, अब अभी ये एल एन में अब जब इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पर 2.003 अपॉन टी इज टी इंटू लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के। ठीक, ये हमारा हो गया प्रथम कोटि क्रिया का समाकलित वेग समीकरण हो गया। अब हम यहाँ पर जानेंगे इसकी हाफ लाइफ क्या होती है। ठीक है, अब हम अगर इसकी हाफ लाइफ की बात करें तो हम हाफ लाइफ का मतलब जानते हैं कि जो रिएक्टेंट होता है वो रिएक्टेंट आधा हो जाए, रिएक्टेंट आधा हो जाए। अब रिएक्टेंट आधा हो जाए इसका मतलब क्या है, जो x है वो हमारा a/2 हो जाए। अगर हमारा x बराबर a/2 हो जाएगा तो x बराबर a/2 रखेंगे, a माइनस a/2 मतलब a जो होगा क्या होगा हमारा आधा हो गया होगा उस टाइम तक। ठीक, तो ऐसा करते हैं k बराबर 2.303 अपान जो t होगा हाफ लाइफ है इसलिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे t हाफ के साथ इंटू लॉग ऑफ a/2 a माइनस a/2 a कैंसिल हो गया 2 ऊपर जाएगा, t हाफ इधर लेते हैं k को इधर लेते हैं तो t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k हो जाएगा लॉग ऑफ
log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.310 अबाउट आर इतना ही होता है। तो यहाँ पर हम log 2 की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 2.003 इंटू 0.3010 करेंगे तो आएगा ये 0.693 अपॉन के। ठीक, तो अब हम यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस लगाएंगे। जो हमारा प्रथम कोटि अपक्रिया का जो हाफ लाइफ आ रहा है 0.693 अपॉन के आ रहा है, और जो हमारा प्रथम कोटि अपक्रिया का जो हमारा हाफ लाइफ का इक्वेशन आया था वो आया था C0 अपॉन 2k आया था। इसमें क्या था, प्रथम जीरो कोटि अपक्रिया में जब जो शून्य कोटि की अपक्रिया थी उसमें जो हमारा हाफ लाइफ था, जो अर्ध आयुकाल था, वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता था कि हमने रिएक्टेंट को प्रारंभ में लिया क्या है, रिएक्टेंट को हमने लिया क्या है। जैसे यहाँ पर A है तो यहाँ पर हम C0 का यूज नहीं करेंगे बल्कि हम A का यूज करेंगे। प्रारंभिक सांद्रता हमारी A है, A क्या जो जीरो कोटि की अपक्रिया थी उसमें जो हमारी हाफ लाइफ थी वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती थी। प्रारंभिक सांद्रता जितनी ज्यादा होगी हाफ लाइफ उतनी ज्यादा होगी। बट इसमें क्या देख रहे हैं हम, प्रथम कोटि की अपक्रिया में जो हाफ लाइफ है उसमें तो सांद्रता का कोई टर्म ही नहीं आ रहा है, सांद्रता का कोई टर्म नहीं आ रहा है, सिर्फ वेग स्थिरांक का टर्म आ रहा है। और वेग स्थिरांक हमारा सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, या सिर्फ ताप पर निर्भर करता है। मैं इसे पहले भी बता चुका हूं। और ये ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है ये भी कुछ देर में संघर्ष सिद्धांत में क्लियर होगा। ठीक, तो अभी जैसे मान लो हम ले रहे हैं कोई प्रथम कोटि की अपक्रिया, उसमें जो A की प्रारंभिक सांद्रता है वो मान लो A से लेकर चलते हैं, A है। अब इसको A से A/2 में जाने में कितना समय लगा, T हाफ लगा। मान लो हम उसको T से मान लो रिप्रेजेंट करते हैं इजीली, A से A/2। अब A/2 से A/4 जाने में फिर कितना टाइम लगा, फिर से T ही लगेगा। फिर A/4 से A/8 जाने में कितना टाइम लगेगा, फिर T ही लगेगा। तो इससे आप क्या समझे कि जो प्रथम कोटि अपक्रिया का अर्ध आयुकाल होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जो जीरो कोटि अपक्रिया थी उसमें निर्भर करता था। वो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता था। प्रारंभिक सांद्रता जितनी ज्यादा होगी हाफ लाइफ उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, तो अब हमने यहाँ पर अभी तक जो जाना जीरो कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया जानी, शून्य कोटि का अर्ध आयुकाल जाना, प्रथम कोटि की अपक्रिया जानी, प्रथम कोटि का अर्ध आयुकाल जाना, ये इक्वेशन जाना। इस इक्वेशन पर हम बहुत सी क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे। और अब इसके आगे जो हम जानेंगे वो जानेंगे संघट्ट सिद्धांत, जो कि बहुत इजी सा है। थोड़ा समझेंगे संघट्ट सिद्धांत, थोड़ा सा आरएनएस इक्वेशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारा केमिकल काइनेटिक्स यहीं पर हो जाएगा खत्म। जो ग्राफ है उसको भी हम जानेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है।